हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग इस वीडियो में राष्ट्रीय आय के विषय में जानेंगे कि राष्ट्रीय आय क्या है। ठीक है, नेशनल इनकम, हम लोग इसको इंग्लिश में नेशनल इनकम के नाम से जानते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। अक्सर ये कंपटीशन में पूछा जाता है। तो नेशनल इनकम क्या है, इसका क्या अर्थ है, इस संदर्भ में हम लोग देखेंगे कि 6 पॉइंट दिखेंगे। एनआई क्या है, एनआई का मतलब नेशनल इनकम। फिर उसके बाद समझेंगे हम लोग एनएनपी, एनएनपी क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे जीएनपी, जीएनपी क्या होता है। फिर उसके बाद जीडीपी, अक्सर जीडीपी आप लोग सोचते हैं क्या होता है, जीडीपी के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे पीआई, पीआई का मतलब पर्सनल इनकम। ठीक है, और लास्ट में हम लोग समझेंगे डीआई, डीआई का मतलब डिस्पोजेबल इनकम। तो आज इस वीडियो में हम लोग एनआई नेशनल इनकम, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पीआई पर्सनल इनकम, डीआई डिस्पोजेबल इनकम, इन सभी के बारे में समझेंगे। उसके पहले हम आपको राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम का क्या अर्थ होता है, आपको बहुत सारे किताबों में परिभाषाएं, बहुत सारे अर्थशास्त्रियों को देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम राष्ट्रीय आय की परिभाषा क्या है उस पर न जाकर हम इसके एक्चुअल मीनिंग को समझते हैं कि राष्ट्रीय आय कहते किसे हैं। ठीक है, तो इसके समझने के पहले मैं आपको इसका अर्थ बताता हूँ कि राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स को आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, पहली चीज़ कि किसी निश्चित भौगोलिक, इसको हम लोग निश्चित भौगोलिक कहें या फिर राजनीतिक भौगोलिक कहें। ठीक है, एक ही बात है। किसी राजनीतिक भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले समस्त व्यक्तियों द्वारा एक निश्चित अवधि में कुल वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादित मूल्यों के योग को हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि किसी राजनीतिक भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले समस्त व्यक्तियों द्वारा एक निश्चित अवधि में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के जो अंतिम मूल्य का योग ही राष्ट्रीय आय है। अब यहाँ पर क्या है कि निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का मतलब कोई उसकी सीमाएं होंगी। जैसे भारत है, भारत की जो भौगोलिक सीमाएं मतलब राजनीतिक सीमाएं हैं, यानी उसके बॉर्डर, उस बॉर्डर यानी उसकी सीमाओं के अंदर रहने वाले जो लोग हैं। और किसी एक निश्चित अवधि का मतलब है कि जो भी राष्ट्रीय आय निकाली जाती है वो 1 वर्ष के लिए होता है। लेकिन हर देश के लिए जो फाइनेंशियल ईयर है, जिसको हम लोग वित्तीय वर्ष कहते हैं, वो अलग अलग हो सकता है। जैसे भारत में ही हम लोग देखते हैं तो भारत ने हम लोग जो फाइनेंशियल जो ईयर है वो आपका 1 मार्च से आपका 1 मार्च नहीं है, यहाँ पर 1 अप्रैल है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ठीक है, 31 मार्च होता है। तो यहाँ पर 1 अप्रैल से 31 मार्च ये फाइनेंशियल हुआ, एक ये निश्चित अवधि हुआ। तो जो भी राष्ट्रीय आय की गणना होगी वो इस अवधि के लिए होगी, अर्थात 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच। किसी देश में 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक हो सकता है। ठीक है, तो पहले हम लोग कहते हैं कि किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले समस्त लोगों द्वारा या निवास करने वाले समस्त व्यक्तियों द्वारा जो वस्तुओं और सेवाएं, 2 चीज़ें हैं, वस्तुएं और सेवाएं। वस्तु
जो है कोई भी वस्तु हो सकता है। सेवाओं में हम लोग कहते हैं वकील, डॉक्टर, ठीक है, टीचर, ये अपनी सेवाएं उपलब्ध कराते हैं ना। तो इनके जो है उत्पादित जो भी सेवाएं हैं उनके अंतिम मूल्य का योग ही जो राष्ट्रीय आय होता है। समझ में आ गया कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कि एनआई, एनएनपी, जीएनपी, जीडीपी, पीआई और डीआई क्या है। इसके पहले हम लोग इन सब को समझने के पहले हम समझते हैं एफसी, ठीक है, और एमपी के विषय में। ये एफसी और एमपी क्या होते हैं। एफसी का मतलब होता है आपका फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। एफसी का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम लोग साधन लागत भी कहते हैं। और एमपी का मतलब क्या होता है, मार्केट प्राइस, ठीक है, जिसको बाजार मूल्य कहते हैं। इसको समझने के बाद ही हम इन सबको समझेंगे, क्योंकि जब तक इसको नहीं समझेंगे तो हम लोग कुछ नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पर जो एफसी है, फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत, इसका मतलब ये होता है कि जो आपका एनएनपी है या एनआई है, ये सब जो है वो या तो फैक्टर कॉस्ट पर हो सकते हैं या तो एमपी पर हो सकते हैं, यानी साधन लागत पर हो सकते हैं या बाजार मूल्य पर हो सकते हैं। तो साधन लागत का मतलब है कि जैसे एक उदाहरण हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, उस उदाहरण से समझते हैं, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। कि मान लीजिए कि कोई वस्तु है, जैसे अंकल चिप्स ही है, 10 रुपये का अंकल चिप्स है, ठीक है, उसकी जो एमआरपी है 10 रुपये है। एमआरपी कितनी है, 10 रुपये है, ठीक है। अब ये जो 10 रुपया है, ये इसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस जिसको हम लोग कहते हैं, ये इसका मार्केट प्राइस हुआ, ठीक है। इस अंकल चिप्स का 10 रुपये क्या हुआ, इसका मार्केट प्राइस हुआ। लेकिन इसका फैक्टर कॉस्ट क्या होगा। फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसमें से जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना पड़ेगा, और जो सब्सिडी है, सब्सिडी को प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि इस 10 रुपये में, क्योंकि हम लोग जब कोई वस्तु खरीदते हैं तो देखते हैं कि उसके पैकेट पे एमआरपी लिखा, एमआरपी के बगल में लिखा रहता है ऑल टैक्सेस इंक्लूड। तो ऑल टैक्सेस इंक्लूड का मतलब ये इनडायरेक्ट टैक्सेस ही होते हैं, ठीक है। अब इस पर जो इनडायरेक्ट टैक्स जो लगा है, जिसको अप्रत्यक्ष कर कहते हैं, और ये अप्रत्यक्ष कर हर देश में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। जैसे पहले इंडिया में ही देख लीजिए कि बिक्री कर के नाम से जाना जाता था, फिर उसके बाद जो वैट के नाम से आजकल हम लोग जीएसटी के नाम से जानते हैं। तो इसको हम लोग जीएसटी भी बोल सकते हैं, जीएसटी, ठीक है, गुड एंड सर्विसेज टैक्स जिसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। तो अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे कि इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करेंगे। मान लेते हैं इनडायरेक्ट टैक्स जो है 3 रुपया है, और इस पर जो सब्सिडी दी जा रही है, सब्सिडी का क्या मतलब है वो भी बताते हैं। तो इसको प्लस कर देंगे, सब्सिडी मान लेते हैं 1 रुपया है, ठीक है। तो 3 यहाँ पर इसका आ जाएगा कितना, 3 रुपये घट गया, 1 रुपया जुड़ गया, तो कितना हो जाएगा 8 रुपया। तो इसका जो फैक्टर कॉस्ट होगा एफसी वो 8 रुपया होगा, ठीक है। सब्सिडी क्या होता है कि सरकार जो है किसी भी कंपनी या किसी उत्पाद पर या किसी वस्तु पर जो अनुदान देती है या उपादान देती है, उसे ही सब्सिडी का। जैसे मान लीजिए कि कपड़ा उद्योग है या कपड़े पर सरकार जो है सब्सिडी दे रही है, तो उस सब्सिडी को हम लोग क्या करेंगे कि उसमें से प्लस करेंगे, ठीक है। तब हमारा ये जो है एफसी आ जाएगा, साधन लागत पर। और साधन लागत का मेन मीनिंग ये होता है कि जब वस्तु जो भी साधन है उत्पादन के, जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस, ये उत्पादन के साधन हुए।
तो इनके द्वारा एक्चुअली रूप से क्या कार्य किया गया है, ठीक है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है सब्सिडी, ये किसी की मेहनत या किसी का पारिश्रमिक का मूल्य नहीं है, ठीक है। इसमें ये एडिशनल ये जोड़े गए हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो फैक्टर कॉस्ट से कोई चीज़ भी निकालते हैं तो एक्चुअल वो साधन का जो पारिश्रमिक है या साधन ने जो एफर्ट किया है, उस एफर्ट के आधार पर उसका एक्चुअल जो है हम लोग वैल्यू निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पर आया, तो यहाँ पर आप लोग समझ गए कि जो एमपी होगा, मार्केट प्राइस अर्थात बाजार मूल्य, वो 10 रुपया है, लेकिन फैक्टर कॉस्ट 8 रुपया हो गया। उसमें हम लोग क्या करेंगे कि इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करेंगे और सब्सिडी को प्लस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि एनआई क्या होता है, ठीक है। यहाँ पहला लेंगे एनआई। एनआई का मतलब होता है कि नेशनल इनकम, ठीक है। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम जो है वो किसके बराबर होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में एनआई कह रहे हैं, ठीक है। नेशनल इनकम जो है आपका एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, अर्थात अगर आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑन फैक्टर कॉस्ट, यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर जो है नेशनल इनकम के बराबर होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। और अगर हम इसको इस तरह से लिखें कि नेशनल इनकम एनआई, नेशनल इनकम इज इक्वल टू एनएनपी एट मार्केट प्राइस, एमपी। यहाँ एमपी का मतलब मार्केट प्राइस, ठीक है। अब यहाँ कहा जा रहा है कि नेशनल इनकम इज इक्वल टू एनएनपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है। तो ये क्या है, ये राष्ट्रीय आय के बराबर नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते, अब इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। नॉट इज इक्वल टू, इसको मैंने काट दिया। क्यों काट दिया, क्योंकि ये इसके बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। हमेशा इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि नेशनल इनकम एनआई नॉट इज इक्वल टू एनएनपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है। यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बाजार मूल्य पर जो राष्ट्रीय आय के बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। क्यों नहीं होते हैं, उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बाजार मूल्य पर है, जैसा मैंने दिखाया अभी कि एमपी मार्केट प्राइस बाजार मूल्य पर वो क्या है, 10 रुपया है, ठीक है। लेकिन इस 10 रुपये में आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो कि वो साधनों का पारिश्रमिक नहीं है, या फिर हम ये कह सकते हैं जो साधन, उत्पादन के जो साधन हैं उनके जो है एफर्ट्स नहीं है। ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो आपका एक तरह से हस्तांतरित आय हुआ, ठीक है, किसी साधन द्वारा उत्पादित नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो है हम लोग जो मार्केट प्राइस पर एनएनपी होगा वो राष्ट्रीय आय के बराबर नहीं होगा। जो आपका साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होगा वही आपका राष्ट्रीय आय के बराबर होगा, ठीक है। समझ में आ गया। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू एनआई, अर्थात नेशनल इनकम के बराबर होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एनआई समझ लिए और एनएनपी समझ लिए। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं जीएनपी, जीडीपी को समझते हैं। जैसे जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है उसी क्रम में ये घटता जा रहा है। यहाँ पर ये सब क्या है, ये राष्ट्रीय आय के जो है कॉन्सेप्ट हैं, अवधारणाएं हैं। इन्हीं के आधार पर हम लोग राष्ट्रीय आय निकालते हैं, एनआई निकालते हैं, ठीक है। तो अब जो है एनएनपी समझ लिए। अब हम इन सब को कैसे निकालते हैं, इसकी गणना कैसे करते हैं, इसको समझते हैं। कि मान लीजिए हमको निकालना क्या है कि एनएनपी। अब यहाँ पर हम फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस को कांस्टेंट रख देते हैं, इसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि हम राष्ट्रीय आय में केवल इसकी बात किए, जबकि ये सभी उस पर आधारित होते हैं, ठीक है। या तो जैसे अभी मैं बात करूँगा जीएनपी,
जो होता है वो फैक्टर कॉस्ट पर भी हो सकता है, मार्केट प्राइस पर भी हो सकता है। तो अगर हम जो है मान लीजिए कि जीएनपी पर एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि जीएनपी है आपका, केवल जीएनपी है, ठीक है। जीएनपी यहाँ पर आपका फैक्टर कॉस्ट निकालना है, ठीक है, अर्थात जीएनपी एस एफसी फैक्टर कॉस्ट। और यहाँ पर क्या है आपका जीएनपी मार्केट प्राइस पर दिया है, ठीक है। तो जीएनपी हमको फैक्टर कॉस्ट निकालना है, यहाँ पर मार्केट प्राइस। तो हम लोग को क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे आपका अप्रत्यक्ष कर और यहाँ पर जो सब्सिडी है, ठीक है, उपदान जिसको हम लोग सब्सिडी कहते हैं, को जोड़ देंगे। तो हमारा ये एनएनपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जी फॉर ग्रॉस, एन फॉर नेशनल, पी फॉर प्रोडक्ट, ठीक है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट ए फैक्टर कॉस्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर निकालना है और यहाँ पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार मूल्य पर दिया हुआ है। तो इसमें से अगर हम अप्रत्यक्ष कर को घटा देंगे और सब्सिडी को जोड़ देंगे तो मुझे ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, ये अलग फार्मूला हो गया। इसी तरह सभी का निकालेंगे, चाहे वो जीएनपी का फैक्टर कॉस्ट दिया हो। अब इसको उल्टा कर लेते हैं। उल्टा कर क्या कर लेंगे कि मान लीजिए कि आपका कि यहाँ पर जीएनपी जो है आपका मार्केट प्राइस निकालना है, ठीक है, और यहाँ पर जीएनपी एट ए फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है। तब क्या करेंगे, इसी को उल्टा कर देंगे और क्या, यहाँ माइनस करें तो इसको प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष कर जुट जाएगा, ठीक है। और जो सब्सिडी है, उपदान जो है, वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फार्मूला वही है, उसमें कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है। जब हम इसको अगर मार्केट प्राइस दिया है तो इसको घटा देंगे, मतलब यहाँ पर इसको जोड़ देंगे और इसको घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि ये सारे जो पॉइंट्स हमने अभी फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के संदर्भ में बात की, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है, कि नेशनल इनकम जो है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट के बराबर होता है। एनएनपी एट मार्केट प्राइस जो है इसके बराबर नहीं होता है, ठीक है। समझ में आ गया, एनएनपी एट मार्केट प्राइस नॉट इक्वल टू एनआई। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि हम लोग अब यहाँ पर जो भी हम ये इनकी चर्चाएं करेंगे उसमें फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस को हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। केवल हम लोग एक दूसरे से कैसे देखते हैं कि एनआई कैसे निकाला जाता है। एनआई का मतलब क्या हुआ, एनएनपी हो गया, ठीक है। लेकिन ये एनएनपी किस पर होना चाहिए, फैक्टर कॉस्ट पर होना, तभी वो एनआई के बराबर होगा। अब एनएनपी निकालना है हमको और जीएनपी दिया है, तो क्या करेंगे उसके लिए, तो उसका पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एनएनपी निकालना है और जीएनपी दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए नेट नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो इसमें कॉमन चीज़ क्या है, एनपी और एनपी देखिए कॉमन है, दिख रहा है। तो अब इस जी को एन में कन्वर्ट करना है। ये जी क्या है, ग्रॉस सकल हुआ, एन क्या हुआ, नेट शुद्ध हुआ। तो सकल को हमको शुद्ध में बनाना है, ठीक है। तो सकल है, सकल में हम शुद्ध बनाने के लिए इसमें हमारा क्या हो जाएगा कि डिप्रिसिएशन हो जाएगा, ठीक है, यानी कि घिसावट, जो पूंजी की घिसावट होती है, तो उसी को हम लोग ह्रास कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसको हम लोग डिप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये ह्रास जो है माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ये ह्रास क्या होता है इसको समझते हैं, या जो है डिप्रिसिएशन क्या होता है इसको समझते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है
कि हम लोग जब देखते हैं कि कोई भी जब सामान हम लोग खरीद कर लाते हैं अपने घर में, चाहे बाइक हो, टीवी है, फ्रिज है, एनीथिंग, कोई भी जो चीज़ है जो खरीद कर लाते हैं, तो वो क्या हमेशा उसी तरह से काम करता है? उसी तरह से काम तो नहीं करता है ना। जब हम लाते हैं तो उसका जो है परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है, लेकिन धीरे 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 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद जो है वो उसमें जो है गिरावट होने लगता है। ठीक है, जो ये ह्रास है इसको हम लोग मूल्य ह्रास के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोग इसको मूल्य ह्रास भी कहते हैं, या ह्रास ही केवल कहते हैं, या पूंजी पर ह्रास कहते हैं। ठीक है, इसको बहुत नामों से जानते हैं। इसको हम लोग जो है इंग्लिश में डिप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिप्रिसिएशन इसको हम समझते हैं। तो जब हम जीएनपी में माइनस कर देंगे ह्रास को तो हमको एनएनपी मिल जाएगा। लेकिन इस ह्रास को यानी डिप्रिसिएशन को हम लोग समझते हैं कि ये क्या होता है कि जब कंपनियों में, और यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा है, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ यहाँ पर, कि ये जो है एनएनपी, जीएनपी, ये ह्रास हो गया। ठीक है, डिप्रिसिएशन। तो जब एनएनपी निकालना है और जीएनपी दिया हुआ है तो इसमें से डिप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा। क्या है ये डिप्रिसिएशन? जिसको हम लोग पूंजी ह्रास भी कहते हैं, या पूंजी में घिसावट भी कहते हैं। ये कई नाम से जाना जाता है, पूंजी में ह्रास। ठीक है, तो अब ये होता क्या है कि जो हम देखिए राष्ट्रीय आय निकाल रहे हैं, एनएनपी क्या होता है? वो एनआई के बराबर होता है, जैसा कि हमने ऊपर देखा। ठीक है, यहाँ पर तो अब यहाँ पर जीएनपी दिया है, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, उसमें से डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो हमको जो है एनएनपी प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये डिप्रिसिएशन है क्या, इसके बारे में समझते हैं कि जो भी कंपनियां हैं, ठीक है, और उन कंपनियों में बहुत सारे जो मशीन लगे हैं और फर्नीचर लगे हैं, इक्विपमेंट लगे हैं, तो ये सारे जो है जब खरीद कर आते हैं तो उसका जो मूल्य होता है उसको हम लोग ऐड नहीं करके हम लोग क्या करते हैं कि हर साल उसमें धीरे धीरे जो गिरावट आ रही है, जैसे मान लेते हैं कि कोई एक, यहाँ पर मैं एक उदाहरण, कोई एक बाइक मान लेते हैं कि 100 रुपये का है। ठीक है, आज के डेट में मैंने ख़रीदा, तो अब ये 100 रुपये जो है ये पहला वर्ष 100 रुपया, इसका 100 का 100 रहा, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, चौथे वर्ष, पाँचवें, इसमें अगर 10% से गिरावट हो रही है, ठीक है, तो पहले साल में मान लेते हैं इसका 10% कम होकर ये इसका वैल्यू 90 का हो जाएगा, फिर ये 80 का हो जाएगा, फिर ये 70 का हो जाएगा, ये 60 का हो जाएगा, फिर 50 का हो जाएगा। ऐसे करते 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 एक समय आएगा कि इसका मूल्य 0 हो जाएगा। कि ये जो 100 रुपये का वस्तु है, कोई भी मशीनरी वस्तु है, वो धीरे धीरे हर वर्ष एक 10% के हिसाब से इस पर डिप्रिसिएशन लग रहा है। ठीक है, तो इसका जो है वैल्यू, अब जैसे 5 साल बाद उसको बेचने जाएंगे तो वो 50 रुपया ही बिकेगा, मतलब 100 रुपये की चीज़ अब उस 50 रुपये में ही बिकेगी। ठीक है, तो उसका क्योंकि गिरावट हो रहा है ना, उसको जितना यूज़ कर रहे हैं तो उसमें घिसावट आ रही है, तो वो घिसावट आने का ही मतलब होता है डिप्रिसिएशन। तो जब हम लोग नेशनल इनकम निकालते हैं, एनएनपी निकालेंगे, और जब ग्रॉस से नेट को करेंगे तो उसमें डिप्रिसिएशन, इसी को हम लोग माइनस करते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग जो है जीडीपी को देखेंगे। ठीक है, कि अगर एनएनपी निकालना है और हमारे पास जीडीपी है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो जीडीपी है उसमें से हम लोग माइनस, यहाँ पर माइनस नहीं, यहाँ प्लस करेंगे कि जो जीडीपी है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि 2 चीज़ें हैं, पहले कि इस जी को एन में कन्वर्ट करना है और डी को एन में करना है, अर्थात नेट नेशनल प्रोडक्ट, यहाँ पर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जो जी को एन में मैंने कन्वर्ट किया, यानी ग्रॉस को नेट में किया, उसके लिए क्या किया, माइनस डिप्रिसिएशन हुआ, और डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, घरेलू को राष्ट्रीय में, यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद
निकालना है सकल घरेलू उत्पाद के माध्यम से। तो उसके लिए क्या करना होगा कि हमको पहले तो यहाँ पर ये माइनस भी होगा, अब उसके बाद प्लस हम लोग करेंगे, क्योंकि घरेलू को राष्ट्रीय में बदलने के लिए विदेशों से जो शुद्ध साधन आय है, विदेशों से शुद्ध साधन आय को जोड़ेंगे। शुद्ध साधन आय का मतलब है x माइनस एम, अर्थात निर्यात और आयात का अंतर, और प्लस करेंगे यहाँ पर ह्रास, डिप्रिसिएशन। ठीक है, समझ में आ गया? इसको और ऐसे देख लीजिए, दिख नहीं रहा था। तो यहाँ पर जो NNP है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, निकालने के लिए हमको निकालना है, और GDP दिया है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें हम लोग विदेशों से शुद्ध साधन आय को जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ घरेलू है, घरेलू से राष्ट्रीय बनाने के लिए ये इसमें कन्वर्ट होगा। और G से N के लिए क्या करना पड़ेगा? G से N के लिए हमको डिप्रिसिएशन यहाँ पर, सॉरी डिप्रिसिएशन यहाँ माइनस होगा। ठीक है, इसमें से हम लोग डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे, और यानी ह्रास माइनस करेंगे, और ग्रॉस को नेशनल बनाने के लिए और डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए विदेशों से शुद्ध साधन आय को जोड़ेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दें कि जो विदेशों से शुद्ध साधन आय है वो x माइनस एम होता है। x माइनस एम का मतलब जो निर्यात है हमारा, निर्यात माइनस आयात का अंतर होता है। ठीक है, और ये जो होता है आपका प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि अगर निर्यात हमारा 100 करोड़ का हो रहा है, लेकिन आयात हमारा 500 करोड़ का हो गया। ठीक है, तो कितना आया? -400 हो गया। तो अब यहाँ पर ये जुटने के बजाय घट जाएगा, क्योंकि हमने आयात अधिक किया, निर्यात कम किया, तो हमको जो है लॉस हुआ। अर्थात ये जो अब 400 यहाँ पर जुटेगा नहीं, घटेगा। विदेशों से जो शुद्ध साधन आय है वो -400। अगर इसको उल्टा कर दे कि अगर 500 मैंने निर्यात किया, ठीक है, 500 रुपये निर्यात किया गया और 100 रुपये का आयात हुआ, तो यहाँ पर 400 करोड़ रुपये जो है वो प्लस होगा। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो निर्यात और आयात का अंतर ही जो है विदेशों से शुद्ध साधन आय होता है। हम लोग इसमें निर्यात आयात का अंतर ही केवल नहीं होता है, निर्यात आयात का अंतर तो होता ही है, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें मिलकर ही जो विदेशों से शुद्ध साधन आय को हम लोग कहते हैं। उसमें आपका जो है बहुत से लोग जो हैं विदेशों में जाकर नौकरियां करते हैं। ठीक है, जैसे इंडिया से अमेरिका में जाकर नौकरी करते हैं। अब बहुत से लोग अमेरिका से इंडिया में आकर नौकरी करते हैं। तो यहाँ पर इंडिया में जो करेंसी आएगा विदेशों से वो आय हुआ, लेकिन इंडिया से जो इंडियन रुपीस दूसरे देशों को जाएगा तो वो जो है हमारा एक तरह से पैसा जा रहा है। तो इन दोनों का अंतर ही भी इसमें हम लोग ऐड करते हैं। तो इसलिए हम लोग विदेशों से शुद्ध साधन आय लिखते हैं। केवल निर्यात और आयात का अंतर ही नहीं होता है, निर्यात आयात के अंतर के साथ ही साथ जो लोग विदेशों में नौकरियां कर रहे हैं, अगर वो भारतीय हैं, ठीक है, कोई अमेरिका में होगा, कोई कनाडा में होगा, कोई जापान में, कोई फ्रांस में होगा, कहीं कहीं होगा, तो विश्व के सभी देशों में कुछ न कुछ लोग होंगे, कोई चाइना में होगा। तो इंडिया में वो करेंसी आ रही है तो भारत की आय हुई एक तरह से ना। ठीक है, तो उसको हम लोग जोड़ेंगे। और जो हमारे यहाँ विदेशों से लोग रह रहे, विभिन्न देशों के लोग हमारे भारत में रह रहे हैं और अब यहाँ से रुपये को वो अपने कंट्री भेज रहे हैं, या यहाँ से जो भी पैसा जा रहा है तो वो हमारा उसमें से माइनस होगा। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर प्लस निर्यात और आयात का अंतर को ही मिलाकर हम लोग विदेशों से शुद्ध साधन आय कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग पीआई देखते हैं और डीआई देखते हैं। पीआई क्या होता है कि जो पर्सनल इनकम होता है, व्यक्तिगत आय जो होता है, वो क्या होता है कि एक निश्चित अवधि के लिए, निश्चित अवधि का मतलब है आपका 1 वर्ष का ही हुआ, कि जितने भी किसी देश में रहने वाले व्यक्ति या परिवार है उनकी जो वास्तविक आय है उसी को हम लोग पीआई कहते हैं, यानी पर्सनल इनकम कहते हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि
पीआई का मतलब पर्सनल इनकम हो गया। पर्सनल इनकम का मतलब है कि किसी देश में रहने वाले परिवारों या व्यक्तियों द्वारा एक निश्चित अवधि में जो उनकी आय होती है, उन आयों का जो योग होता है वही आपका पर्सनल इनकम होता है। ठीक है, अब बात आती है डिस्पोजेबल इनकम की। डीआई क्या है? डीआई को हम लोग डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग उपभोग्य आय भी कहते हैं। इसको हम लोग कैसे निकालते हैं कि जो डिस्पोजेबल इनकम, मैं दिखा रहा हूँ आपको कि यहाँ पर डिस्पोजेबल इनकम किसके बराबर होता है? जो पर्सनल इनकम है, ये पीआई। ठीक है, कि पर्सनल इनकम और माइनस यहाँ पर पर्सनल टैक्सेस हो जाता है। ठीक है, पर्सनल टैक्सेस यानी कि यहाँ पर जो आपका कर है, टैक्स है, ठीक है, उसको पर्सनल इनकम से माइनस कर देंगे तो आपका जो है डिस्पोजेबल इनकम होगा, जिसको हम लोग कहते हैं, हिंदी में इसको लिख सकते हैं उपभोग आय, जो बराबर होता है वो आपका व्यक्तिगत आय में से जब हम लोग व्यक्तिगत कर को माइनस कर देंगे तो हमको डिस्पोजेबल इनकम प्राप्त हो जाता है। ये एक्चुअली होता क्या है कि डिस्पोजेबल इनकम जो होता है, ये उपभोग्य आय, वो क्या होता है, वो आपका, यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ, उपभोग्य आय बराबर होता है उपभोग प्लस बचत के। ठीक है, कंजम्पशन एंड, कंजम्पशन हो गया, सेविंग हो गया। ठीक है, कहने का मतलब एक व्यक्ति को जो आय प्राप्त होती है, ठीक है, वो आय जो प्राप्त होती है वो क्या होती है कि आपकी उसमें टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्स। यहाँ पर हम लोगों ने इनडायरेक्ट टैक्स की बात की थी, लेकिन यहाँ पर क्या है कि डायरेक्ट व्यक्तिगत आय या आयकर, जिसको इनकम टैक्स कहते हैं। तो जब ये पर्सनल इनकम पर टैक्स माइनस हो जाएगा, ठीक है, इसमें तो वो जो आएगा, जैसे व्यक्तियों को जो आय मिलती है, चाहे प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं भी है, तो उनको जो आय मिल रही है वो उनकी क्या हो जाएगी, पर्सनल इनकम हुई। लेकिन वो डिस्पोजेबल इनकम कब होगा? जब उसमें से टैक्स माइनस कर देंगे। वो भी कौन सा है? डायरेक्ट टैक्स, यानी कि आयकर, इनकम टैक्स जब माइनस हो जाएगा तो वो डिस्पोजेबल इसको इसलिए बोला जा रहा है कि अब यही वास्तविक रूप से उनके हाथ में आ रहा है जो कि वो खर्च करेंगे। ठीक है, यानी इसको उपभोग आय कहते हैं। यही उपभोग आय जो कि उपभोग और बचत के बराबर होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को राष्ट्रीय आय के विषय में समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। राष्ट्रीय आय के गणना की 3 विधियां हैं, आय विधि, व्यय विधि और मूल्य वृद्धि विधि। ठीक है, राष्ट्रीय आय के मापन में क्या क्या कठिनाइयाँ होती हैं, तो इन सब चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट के वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को राष्ट्रीय आय अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।